हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन, डूइंग वेल इन लाइफ। और आज है हमारा डे 5 ऑफ डे 365। तो आज हम लोग को क्या करना है, जरा उस पर हम लोग फोकस करते हैं पहले। तो ये हमारा है डे का चार्ट। और देखिए, हम लोगों ने अभी तक जावा इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने देखा कि जावा के बेसिक प्रोग्राम को की हेलो वर्ल्ड लिखने में कैसा हमारा सिंटेक्स होता है। तो हम लोगों ने उसका चीज़ें उसके बारे में हम लोग देखे थे कि कैसे क्लास का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। बेसिक इन्फॉर्मेशन लिए थे कि स्टैटिक क्यों यूज़ करते हैं, वॉइड क्यों यूज़ करते हैं, है ना, पब्लिक का क्या रीज़न है पब्लिक लिखने का, है ना, बहुत सारी लाइब्रेरी को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो अभी तक हम लोगों ने ज़्यादा कुछ एडवांस बातें नहीं की, क्योंकि जितने भी टॉपिक मैंने आपको अभी बोल रहा हूँ, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, ये सब आपको अभी लग रहा हो नया जैसा, क्योंकि चीज़ें नया है। क्योंकि बाकी लैंग्वेजेस के अनुसार जावा जो है ना, वो थोड़ी अलग लैंग्वेज है, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। आप शुरुआत में ही सोचोगे कि यार चीज़ें समझ में आने लगी तो फिर मुश्किल होगा। तो आपको अभी चीज़ें हो सकती है कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी, हालांकि मैंने कोशिश किया है उस लेवल तक में भी कि आपको चीज़ें समझ में आए। लेकिन अगर अभी चीज़ें अभी लग रही हो कि हाँ डाउट है, तो भी बहुत सारी चीज़ें कराना बाकी है। जैसे अभी अभी तक मैंने मेमोरी मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है। जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे हमारा जो जेडीके होता है, जो जावा डेवलपमेंट किट, उसके अंदर हम लोग ने बहुत बात किया था कि जेडीके जो होता है वो जावा रन टाइम प्लस लाइब्रेरी का कॉम्बिनेशन होता है। फिर जावा रन टाइम इन्वायरमेंट में हम बात किए थे कि जेवीएम आता है और उसके साथ कुछ और हमारे फंक्शंस आते हैं। तो जेवीएम के अंदर भी हमारे पास क्या होता है, ये आज पता है। जेवीएम जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि जेवीएम के अंदर ही ना पूरी तरह से मेमोरी का मैनेजमेंट होता है। मैंने भी बताया था कि हमारे जो जावा के अंदर जो प्रोग्राम होता है उसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि आपका यहाँ पे ये चीज़ आपको नहीं सोचना है कि कौन सा प्रोग्राम कितना मेमोरी लेगा, कितना उसको स्टोरेज की नीड है, कितनी उसकी परफॉर्मेंस की नीड है, हार्डवेयर की कितनी नीड है। वो सब ऑटोमेटिकली जावा का जेवीएम कर देता है। लेकिन वही सी और सी प्लस प्लस या फिर अनदर लैंग्वेज की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट होता है। तो वहाँ पे हर चीज़ आपके हाथ में होता है। एक प्रोग्रामर के हाथ में हर चीज़ होता है कि कितना मेमोरी मैनेज करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। जावा के आर्किटेक्चर में हम लोगों ने इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया था। लेकिन अभी भी हम लोग को स्टैक और हीप मेमोरी के बारे में और जानना है, ठीक है, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैंने बताया था कि ये चीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, है ना। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग का ये सब कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कि आप लोग को फिर उफ जब आप शुरू करें तो फिर आप बहुत ही स्मूथली आगे बढ़ें। तो आज भी मैं जो है डे 5 है हमारा, जहाँ पे हम लोग जावा ऑपरेटर्स के बारे में समझेंगे। देखो, अभी तक हम लोगों ने बेसिक बेसिक समझा है, लेकिन अभी भी हम सोच रहे हैं कि कुछ लोगों को अगर ऐसा लग सकता है कि बहुत ही बेसिक से चीज़ें नहीं हो रही है ना। क्योंकि हाँ, मैंने स्टार्ट जावा इंट्रोडक्शन किया था, तो जहाँ पे मैंने जावा के इंट्रोडक्शन में मैंने बेसिकली हेलो वर्ल्ड लिखवाया था, प्रोग्राम लिखाया था कैसे होता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि पहला उनका ये हो रहा है कि वो पहली बार ये वीडियो को देख रहे हैं। तो वैसे लोगों को अगर ऐसा अगर होता है, तो मैं एक और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जहाँ पे मैं पूरी तरह से इस चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। प्रोग्रामिंग की पूरी मतलब, अगर कोई ऐसा आदमी जिसको कुछ नहीं आता हो प्रोग्रामिंग में, मैं उनको एड्रेस करना चाहता हूँ, उन बच्चों को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। तो अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो मैं चाहूँगा कि मैं बना दूंगा, ठीक है। एक वीडियो मैं बनाऊंगा जहाँ पे मैं पूरी तरीके से प्रोग्रामिंग पे बात करूँ कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, क्या फ्यूचर है, क्या वगैरह वगैरह, वो सब मैं एक अलग वीडियो में बना दूंगा डेडिकेटेड, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी पूरी तरह से प्रोग्रामिंग का बात क्लियर हो जाएगी, प्रोग्रामिंग होता है। क्योंकि लोगों को अभी तक कुछ कुछ लोगों को ये भी समझ में नहीं आता है कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं, आखिर ये सिंटेक्स क्यों हम लोग समझ रहे हैं, आखिर क्या हो रहा है। मतलब बेसिक का जो बैकएंड का जो वर्किंग होता है ना, वो बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। वो बस सोच रहे हैं कि हाँ प्रोग्रामिंग है, ठीक है, ये सिंटेक्स है, इसको करोगे, इसमें अगर डालेंगे तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, ये वो, ठीक है, ऊपर ऊपर से। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप अभी ऊपर ऊपर से सब चीज़ें सीखोगे तो फिर बाद में आप वो चीज़ को भूल जाओगे। तो अगर अभी अगर आपने बेसिक से चीज़ों को समझ लिया, तो बाद में कभी भी दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि वो आपके रग रग में बैठ जाता है। खैर, तो हमेशा की तरह आज भी हमारा डे 5 में जावा ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ना है ना। तो ये हमारा हो गया जावा ऑपरेटर्स। और इसमें पहले बेसिक से जो ऑपरेटर्स होते हैं उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद फिर डे 6 में भी हम लोग जावा ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे, क्योंकि देखो ऑपरेटर्स तो बहुत सारे हैं।
लेकिन उस ऑपरेटर्स में भी कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उस पर अगर आपको, अगर आपका पकड़ नहीं बना तो फिर बहुत दिक्कत होगा आज का आगे चल के। लेकिन कुछ इतने आसान है कि कोई दिक्कत ही नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। इसलिए मैंने दो पार्ट डिवाइड किया है इसको। तो पहले जो जावा ऑपरेटर्स है उसमें हम लोग बेसिकली जितने भी बेसिक बेसिक ऑपरेटर्स है उसमें डिस्कस करेंगे। और जो D6 हमारा है उसमें हम लोग जावा ऑपरेटर्स में जो जो मेन ऑपरेटर्स की नीड है, जो हमेशा आपको यूज आने वाला है, उस ऑपरेटर्स के बारे में भी बात करेंगे, उस पर क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे। तो ये दो हमारा दो D5 D6 में हम लोग करेंगे। और एक बात और कहनी थी कि मेरी जो वीडियो है वो लेट हो गई 1-2 दिन, उसके पीछे रीज़न है जो मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। लेकिन मैं यही बस कहना चाहता हूँ कि देयर इज़ ए मेनी थिंग कम्स इन आवर लाइफ, और मैं चाहता हूँ कि ये सबको टेकल करके मैं आगे बढ़ूँ। लेकिन तब भी क्या है, लाइफ है। लाइफ हमेशा स्मूथली तो जाएगी नहीं कि आप जो चाहे वही हो। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपना जितना पोटेंशियल दे सकता हूँ मैं वो दे रहा हूँ। वो आप लोग के लिए भी मैं जितना वीडियो बना सकता हूँ मैं बना रहा हूँ। लेकिन वही बात है ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप वो चीज़ को आप टेकल नहीं कर पाते हो, तो उस कंडीशन में चीज़ें डिले होती है। तो खैर ज़्यादा मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, लेकिन हम लोग इस ट्रैक पे लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले ऑपरेटर समझने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग क्यों ऑपरेटर्स क्या है, क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखो, हमें ये पता है कि किसी भी प्रोग्राम को जब आप बनाते हो तो उसमें 3 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला होता है कि डिक्लेरेशन करना। जब तक आप किसी प्रोग्राम में गए हो और आपने चीज़ें डिक्लेयर नहीं की है, डिक्लेयर करने का मतलब पता है क्या होता है, कि आप जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हो ना, वो पहले पता होना चाहिए कि आप क्यों यूज़ कर रहे हो। मतलब जैसे जैसे मान के चलो कि आपने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, ठीक है। क्यों लिखा आपने, उससे क्या होने वाला है, ठीक है। अगर आपने लिखा इंट ए इक्वल टू 5, तो आपने इंट ए क्यों लिखा, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम ऐसे 5 लिख देते हैं तो कंपाइलर को समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये 5 है क्या। लेकिन आपने पहले उसको मेमोरी में डाला, और वो भी उस मेमोरी में डाला जिसमें वो रहना चाहिए, इंट में। तो इस तरह से चीज़ें, जब देखो, जब हम लोग डिक्लेरेशन में हम लोग पढ़े थे तो हम लोग को ये पता है कि कंपाइलर को कुछ भी आप ऐसा मत समझना कि उसको पता है। जब तक आप उसको बताओगे नहीं तब तक वो कुछ नहीं समझेगा। जैसे कि मैंने ये भी बताया था कि जब हम स्कैनर क्लास, जब हम लोग इंपोर्ट करा रहे थे, तो जब स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पे हमें उसको इंपोर्ट कराना पड़ा, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं, स्कैनर क्लास तो भाई पता ही होगा कंपाइलर को, जावा को, जेवीएम को, ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम लोगों ने देखा कि हर चीज़ प्रोग्रामिंग में आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, आपको चाहे कितना बार भी डिक्लेयर करना पड़े, अगर ज़रूरत है तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पार्ट होता है प्रोग्रामिंग का कि आपको डिक्लेयर करना है, डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हम लोग जावा में बेसिकली क्या क्या समझे, तो जो क्लासेस क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने पब्लिक स्टैटिक वॉइड में देखा, फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डॉट एल देखें कि उससे प्रिंट होता है। तो ये सब कुछ डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शंस है। दूसरा होता है हमारा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे आप बहुत तरह के ऑपरेटर्स का हेल्प लेके आप क्या करते हो कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो। और तीसरा होता है हमारा लॉजिकल ऑपरेशन या फिर डिसीजन इंस्ट्रक्शंस। तो लॉजिकल में हमारे पास आता है डिसीजन इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, स्विच केस, कंटिन्यू, ब्रेक। ये सब हमारे क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स है, जहाँ पे आप कुछ लॉजिक परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन लॉजिक जो है वो तभी बनता है जब आप अर्थमेटिक और जो भी आपका डिसीजन या फिर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, दोनों को कंबाइन करते हो। तो जब आप दो चीज़ों को कंबाइन करते हो तो आपका एक प्रॉपर लॉजिक बनता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन का ये डेफिनेशन, या फिर आप ये सोचो कि क्या यूज है। अब तुमको पता है, तुमको कुछ भी तुमको करना होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको वही प्रोग्राम खोल के दिखाता हूँ जो मैंने आपको बताया था। मैंने आपको एक करवाया था प्रोग्राम इवेंट का, जो मैंने आपको ये प्रोग्राम करवाया था ना, यही था क्या।
प्रोग्राम था यार, मिल नहीं रहा। देखो, ये हमारा प्रोग्राम था, ठीक है। अब देखो इसमें कि जैसे कैसे यहाँ पे देखो ये मॉडुलस ऑपरेटर का यूज किया गया है ना। और यहाँ पे डिसीजन भी लिया गया कि इफ दिस इज हैपनिंग देन ये। तो ये क्या हमारा, ये लॉजिक ही तो है, ये हमारा क्या है, ये देखो ऊपर का जो स्टेटमेंट है वो कुछ नहीं है, ये लॉजिक नहीं है। लॉजिक कहाँ पे है, ये लॉजिक है। फोर से स्टार्ट होकर ये जो यहाँ तक खत्म हुआ ना, इसके अंदर जो भी चीज़ लिखा हुआ सब लॉजिक है। अब तुम देख रहे हो कि लॉजिक कॉम्बिनेशन, लॉजिक का क्या कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे ऑपरेटर्स और साथ साथ हमारे डिसीजन या फिर कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, ये सब के हेल्प से एक लॉजिक बनता है। तो उसी तरह से हमने देखा कि ये कितना इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आपको डिसीजन या कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, साथ साथ आपको ऑपरेटर्स के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखो हमारे जो आज का टॉपिक है वो है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ आप लोग को, वेट। तो आज है हमारा टॉपिक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन। वो तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन में सबसे पहला आता है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है कि जैसे बताता हूँ, देखो वैसा ऑपरेटर जिसमें बस आपको एक सिंगल वैल्यू के साथ मैनिपुलेशन करना है। जैसे कि अगर आपको मान के चलो कि ऐसा है ना कि आपका एक सिंगल वैल्यू ए है, मान लीजिए इंट ए है, ठीक है, ये इंट हमारा ए है। अब हम चाहते हैं कि इंट ए इक्वल टू 5 है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं ना कि इसमें क्या हो कि एक इंक्रीमेंट हो, तो तुम क्या करोगे, ए प्लस प्लस कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ों को समझना है, यूनरी ऑपरेटर में दो ही चीज़ होता है, एक होता है इंक्रीमेंट होता है और डिक्रीमेंट होता है। और इसमें भी दो चीज़ होता है, एक होता है ए प्लस प्लस और एक होता है प्लस प्लस ए, ठीक है। एक होता है प्लस प्लस ए। तो इसको कहते हैं हम लोग प्री इंक्रीमेंट, इसको कहते हैं हम लोग प्री इंक्रीमेंट, और इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, क्योंकि इसके पीछे लगा हुआ है ना। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये चीज, ठीक है। ये क्या होता है, तो हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि आखिर ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चलो इसको हम लोग कोड में समझते हैं पहले। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है। अब मान के चलो कि यहाँ पे तुमने ले लिया, चलो इंट इक्वल टू तुमने 5 ले लिया, ठीक है। अब तुमने यहाँ पे क्या किया कि सीस आउट करके तुमने यहाँ बोल दिया ए प्लस प्लस, और वही नीचे तुमने बोल दिया सीस आउट करके प्लस प्लस ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, देखो तुम यहाँ पे देख रहे हो कि इंट ए इक्वल टू 5 है और यहाँ पे ए प्लस प्लस की, लेकिन तब भी इंक्रीमेंट नहीं किया, क्यों पता है? क्योंकि इसका मतलब ये होता है, ए प्लस प्लस का मतलब ये होता है कि ये चीज़ जो है 5 है ना, 5 यहाँ पे आया, फिर प्लस प्लस मतलब कि अब 5 लिखाने के बाद ये प्लस प्लस किया, यानी कि अब इसकी अगर ये जो ऑपरेशन है ना, ये जो पूरा ऑपरेशन है, इसके बाद आपको 6 मिलेगा। और इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मैं देखो, मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ ए को, तो देखोगे यहाँ पे तुमको 6 मिलेगा। देखो यहाँ 6 मिला ना, यहाँ 6 मिलने का क्या रीज़न है, क्योंकि तुमको पता है कि ये जो जो पोस्ट इंक्रीमेंट होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब ये होता है कि ये जो है इंक्रीमेंट करता तो है, लेकिन ये पूरा जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट करने के बाद, यानी कि नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे क्या करता है,
वो करता है प्रोसीजर। अब देखो यहाँ पे 7 लिखाने का लॉजिक क्या है पता चला। यहाँ पे देखो 5 इसका 7 क्यों लिखा है, क्योंकि जो प्री इंक्रीमेंट है ना, जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा होता है प्री इंक्रीमेंट का, तो ये क्या करता है पहले प्लस कर देता है उसके बाद ये वैल्यू को लिखता है। इसलिए तुम देखो कि यहाँ पे 7 हो गया, क्योंकि ये इसके बाद देखो जब ये 5 था तो ये तो उसके बाद तो ये प्रिंट किया 5 ही, लेकिन चूंकि इसका काम क्या होता है पोस्ट कमेंट के बाद में करता है ये ऐड, तो ये ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे तो इसके पास 6 आया और इसने +1 कर दिया तो यहाँ पे 7 लिखा गया। तो ये बहुत बड़ा लॉजिक है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट का, और इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि ये बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि लोगों को पता नहीं चलता है कि ए प्लस प्लस और प्लस प्लस में क्या अंतर है। तो लोग बस ये सोचते हैं कि हाँ प्री इंक्रीमेंट मतलब कि पहले होता है, पोस्ट मतलब बाद में होता है, लेकिन प्रायोरिटी बहुत लोगों को सही में इसका रियल एसेंस पता नहीं चलता है कि इसके रीजन का, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो मैंने आप लोग प्रोग्राम से समझा दिया इस चीज़ को, ठीक है। तो बेसिकली यूनरी ऑपरेटर मतलब यही होता है कि जब आप ऑपरेशन तो परफॉर्म करते हो लेकिन एक सिंगल वैल्यू के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। अब जैसे कि एक होता है ऑपरेटर हमारा, ये भी होता है साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। साइज ऑफ, आई डोंट नो कि जावा में यहाँ पे सिंटेक्स इसका क्या है, ठीक है, बट एक बार मैं ट्राई करता हूँ। ये तो मैं आपको सी में सिखा दूंगा, क्योंकि हर एक प्रोग्राम का अपना एक सीक्वेंस होता है। तो वेट, इसको क्या करता हूँ मैं एक वैल्यू में डाल देता हूँ इंट बी इक्वल टू साइज ऑफ, यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, देखो क्या एरर दे रहा है यहाँ पे कि मेथड साइज ऑफ इज अनडिफाइंड फॉर द टाइप यूनिट ऑफ टेस्ट, मतलब इसमें कुछ पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा तब ये होगा। लेकिन देखो इस चीज़ को मैं आपको इसमें करके दिखा देता हूँ। हैश इंक्लूड stdio डॉट h, यहाँ पे होगा हमारा इंट मेन, और ये होगा तुम्हारे पास मतलब इंट, तुमने कुछ भी इंट इक्वल तुमने किया 5, नो मैटर व्हाट इज दैट, फिर तुमने किया कि इंट c इक्वल टू साइज ऑफ, ये तुमने प्रिंटफ करा दिया %d, सॉरी और c, लेट्स चेक दिस आउट। तो इसको हम लोग करते हैं रन, तो करते हैं सेव, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब 4 लिखने का इसका पीछे का रीज़न ये है क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा इंट जो होता है वो 4 बाइट का होता है। तो बेसिकली हमारा ये जो वैल्यू होता है ना, ये साइज ऑफ ऑपरेटर होता है, ये क्या करता है हमारे कोई भी चीज़ है, मान लो यहाँ पे हम इंट लिखे हैं ना, यहाँ पे मैं कैर कर देता हूँ, कैर सी इक्वल टू मान के चलो कर देता हूँ हमारा ए, ठीक है। अब देखो जब हम इसको सी को प्रिंट कराएंगे, हाँ यहाँ पे देखो जब, अच्छा मैंने इंट सी यहाँ यूज़ कर दिया, काम करता हूँ डी कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ क्या क्या 65। अब ये क्या प्रिंट किया पता है, जरा सोचो क्या ये प्रिंट किया, ये हमारा कर दिया आस्की, ये आस्की प्रिंट कर दिया, ठीक है। और ये जो हमारा जो 5 भी किया था ना, ये इंट का नहीं किया था, है ना, ये हमारा कर दिया था 5 का, क्योंकि तुमको पता है तुमको कि यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में जो भी चीज़ लिखा होता है ना, वो सब जो भी लिखा हुआ होता है वो सब हमारा क्या होता है एक इंटीजर के फॉर्म में होता है। अभी ए का भी 65 क्या है हमारा, क्योंकि बाइनरी में हर चीज़ तो बाइनरी में ही डील होता है ना, तो इसलिए हमारा वो चीज़ था। देखो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ,
बहुत इंपॉर्टेंट है। देखता हूँ लैपटॉप में वो लिखा सकता है कि नहीं उस चीज़ को। नहीं यार, ये चीज़ तो नहीं हो रहा। मुझे पावर में लिखना था, कैसे इसको लिखा सकता है यार। अच्छा, मैं किसी दिन आपको क्या करूँगा कि इस चीज़ को मैं समझा दूंगा आपको, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी तरह से क्या होता है कि एक लॉजिक होता है, ठीक है। उस लॉजिक को आपको मैं समझा दूंगा कि कैसे किसी भी नंबर का बाइनरी निकाला जाता है। जैसे कि अब तुमको बताना है कि ये जो 5 आया है उसका क्या लिख रहा था, 4 लिख रहा था, तो 4 कैसे आया, तो वो चीज़ मैं आपको एक दिन समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी देखो ये तो हमारा हो गया। अब चाहते हैं कि नहीं हमको इसका चाहिए, ठीक है। तो देखो इसका भी मिल जाएगा। तो प्रॉब्लम हो रहा नहीं। वो तभी प्रॉब्लम हो रहा था नहीं, बार बार मैंने डी कर दिया था। देखो अब मैंने जब कैर लिखा है ना, तो यहाँ पर क्योंकि हमको पता है कि जो कैर जो हमारा जो डेटा टाइप होता है उसमें कितना कितना मेमोरी स्टोर होता है, तो 1 बाइट का स्टोर होता है। तो देखो ये किसका आ गया। अब यहाँ पे तुम चाहते हो कि इसमें हम मानो डबल लिख देते हैं, ठीक है। डबल, तो डबल कितना होता है, 8 बाइट का होता है। अब देखो यहाँ पे 8 बाइट हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होता है कि साइज ऑफ ऑपरेटर जो होता है, साइज ऑफ जो हमारा ऑपरेटर होता है वो बेसिकली क्या करता है, तो हमारा साइज जानने में हेल्प करता है। तो हम लोगों ने देखा कि एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, एक होता है प्री इंक्रीमेंट, और हमारा एक होता है साइज ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। ये हमारा होता है साइज ऑफ ऑपरेटर टू नो साइज ऑफ वेरिएबल एंड डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप, तो ये चीज़ तो हो गया हमारा यूनरी ऑपरेटर। तो हमारा पहला ये चीज़ तो कवर हो चुका है, तो ये हमारा हो गया पहला, ठीक है। अब आते हैं दूसरा। दूसरा जो हमारा ऑपरेटर है वो क्या है, जरा उस पर हम लोग गौर करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा ऑपरेटर क्या है, तो दूसरा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है ये भी, दैट इज एरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। एरिथमेटिक ऑपरेटर, अब ये क्या है, जरा इस पे हम लोग गौर करते हैं। देखो एरिथमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास आता है दो चीज नहीं आता, बेसिकली आता तो 5 चीज़ है, ठीक है। हमारे पास होता है इनटू, फिर आता है हमारे पास डिवाइड, फिर आता है हमारे पास मॉडुलस, और इसके नीचे आता है हमारे पास दैट इज प्लस का, और दूसरा आता है माइनस का। अब तुम बोलोगे ये सर ऐसा ऊपर नीचे क्या, ऊपर नीचे का मतलब ये है कि देखो जब तुम्हारे पास ऐसा लिखा हुआ आए कि 5 × 3 + 4, तुम बोलोगे इसका क्या होगा सर आंसर, तो तुम बोलोगे कि यार ठीक है, इसका तो आंसर हमारे पास 19 आएगा, है ना। तुम क्या बोलोगे कि इसका आंसर कितना आएगा, 19 आएगा, जो कि सही है, ठीक है। क्योंकि हमारे चाहे वो प्रोग्रामिंग की हो बात कर रहे हो, चाहे हम एक्चुअल मैथमेटिक्स की बात कर रहे हो, इसी लॉजिक को किया जाता है कि हमारा सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, ठीक है। प्रायोरिटी किसको दिया जाता है, ज़्यादा प्रायोरिटी हमें दिया जाता है इसको, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी जो मिलता है वो यही सबको मिलता है, ठीक है। सो इसको हम ये सिंबल बनाते हैं, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी जो है सबसे ज़्यादा इसको मिलता है, ठीक है। और इसको थोड़ा, इसको बोल सकते हैं हाई प्रायोरिटी मिलता है, इसको कह सकते हैं कि ये लो प्रायोरिटी होता है। अब
अभी हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, जरा इसको समझो। कि इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम्हारे पास इंटू है और प्लस है, तुम प्लस को नहीं दोगे वैल्यू, पहले तुम मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद प्लस करोगे, ठीक है। तो चलो ये तो समझ में आ गया कि प्लस माइनस जो है लो प्रायोरिटी है, और हमारा इंटू डिवाइड और ये मॉडुलस जो है वो हाई प्रायोरिटी है, ठीक है। लेकिन अब इसको समझते हैं कि अगर ऐसा हो कि यहाँ पे आ जाए हमारे पास डिवाइड, अब बताइए क्या करेंगे। अब तो हो गया हालत ख़राब आप लोग का, तुम यहाँ पे तो अभी तो ठीक था। अब क्या करेंगे, अब बाकी लोग इसमें अब मैथमेटिक्स यहाँ फेल कर रहा है, क्योंकि तुम क्या बोलोगे कि ठीक है अगर ऐसा लिखा हो इसका मतलब ये हो कि पहले डिवाइड होगा उसके बाद मल्टीप्लाई हो, है ना। तुम तो यही बोलोगे, तुम इसका आंसर बोलोगे 5, लेकिन ये गलत है। इसका आंसर पता क्या होगा, इसका आंसर होगा 5 तिया 15, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास है 4, यानी कि तुम ही सोचो कितना होगा, 3 इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 3। तुम्हारे अनुसार इसका आंसर क्या आ रहा था, तुम्हारे अनुसार इसका आंसर आ रहा था 5, जो कि पूरी तरीके से गलत था, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये समझो कि जब हम लोग बात करते हैं कि अगर सेम, अगर हमारा स्टेज पे अगर हमारा जो चीज़ आ गया, मान लो इंटू और डिवाइड आ गया, फिर मॉडुलस आ गया, तो वहाँ पे आपको क्या होता है, लेफ्ट से राइट दिखना होता है। लेफ्ट से राइट जो है आपका, लेफ्ट टू राइट इज द प्रायोरिटी, इज द प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये चीज़ को समझना होगा तुमको। तो लेकिन और सेम यहाँ पे भी सीक्वेंस फॉलो करेगा। अगर तुम्हारे पास यहाँ प्लस आया है और यहाँ पे तो यहाँ मान लो ये माइनस आ गया है, यहाँ पे तुम्हारे पास प्लस आ गया है, और तुम ये नहीं देखोगे कि पहले प्लस को करना है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि तुम लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो तो वो क्या आएगा। अब यहाँ पे तुम क्या बोले कि लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हो, तो पहले तो हम यहाँ जाएंगे, ठीक है, और फिर इधर जाएंगे तो यहाँ 5 - 3 होगा 2, और 2 + 4 हो जाएगा 6। तो इस तरह से तुमको क्या करना है, फॉलो करना है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ऐसा आया कि यहाँ पे हमारा आ गया डिवाइड और यहाँ पे आ गया हमारे पास प्लस, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे लेफ्ट राइट फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे तुमको पहले डिवाइड करोगे तो फिर प्लस करोगे। तो ये चीज़ को तुमको ध्यान रखना है कि इंटू हो चाहे डिवाइड हो चाहे मॉडुलस हो, इसको इसके कंपैरिजन में, दैट इज प्लस और माइनस के कंपैरिजन में इसको ज़्यादा वैल्यू देना है ना। उसलिए मैंने लिखा हाई प्रायोरिटी और यहाँ लो प्रायोरिटी। लेकिन अगर सेम, अगर स्टेज पे अगर वो चीज़ आए तो तुमको फिर लेफ्ट टू राइट वाला चीज़ को फॉलो करना है। तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आएगा हमारे पास, हाँ अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं और आपको समझा देता हूँ, कुछ चीज़ें हैं समझने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जिससे आपका थोड़ा सा और इस पे आपका डेवलपमेंट हो, ठीक है। अच्छा ये 3 + 4 तो, अच्छा ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। आसान आसान है, क्योंकि मैं ज़्यादा वो भी आप लोग को नहीं करूँगा, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से करें क्योंकि मैं आपको फंसाऊंगा अभी। वेट फॉर अ सेकेंड। सो 3 × 4 हम दे दिए हैं, अब यहाँ पे देंगे 3/4, तो बताना आप लोग। फिर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 3.0 ÷ 4, इसका बताइए। फिर आपके पास दे देते हैं 3/4.0। लास्ट में एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा, आप लोग उसका इंतजार करो। 3.0 ÷ 4.0, फिर है हमारे पास 35 मॉडुलस 6 इक्वल टू बताइए। फिर यहाँ बताइए आप 2.5 मॉडुलस 3। अब आप लोग थोड़ा टाइम लीजिए और इसका जो सॉल्यूशन है उसको कमेंट सेक्शन में बताइए।
एक क्वेश्चन और ले लीजिए आप लोग, 2 मॉडुलस 5 इक्वल टू। चलो सबसे पहले आप इसका आंसर बताते हैं आप लोग फटाफट, क्योंकि बहुत ही लेट हो चुका है, ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा। तो 3 + 4 हम लोग क्या बोलते हैं कि चलो ये तो 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है ये देखो, यहाँ पे 3 + 4 है, 3 - 4 है, दैट इज -1 एज ऑब्वियस। फिर हमारे पास आता है 3 × 4 दैट इज 12 एज ऑब्वियस। यह आता है 3/4। अब इसका बताओ आंसर क्या होगा। ऑब्वियसली इसका जो क्या आएगा, इसका आंसर 0, ठीक है। अभी यहाँ पे है 3.0/4, अब इसका आंसर क्या आएगा बताओ। सोचो, यही तो वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जब तुम यहाँ 3/4 करो तो यहाँ पहले तुम्हारा 0 आ रहा था। 0 इसलिए आ रहा था क्योंकि ये जो आप डेटा ले रहे थे, तो ये जो आपका डेटा था ये आपका इंटीजर टाइप में था, क्योंकि आप यहाँ पे जो आपने यहाँ पे जो 3 लिया है वो भी इंट टाइप का है, जो 4 लिया वो भी इंट टाइप का है। तो जो फाइनल डेटा आएगा वो भी क्या होगा, इंट टाइप का होगा। लेकिन चूंकि आपने यहाँ पे आपने फ्लोट यूज कर लिया है, तो आपका जो आंसर आएगा वो भी फ्लोट में आएगा। बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आंसर आपका इंट में आ रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका आंसर 0 नहीं आएगा, अब यहाँ पे आपका आंसर आएगा 0.75, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 0.75। तो यही चीज़, छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको समझने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि आप 3.04 तो इसको भी 0 कर दें, नहीं, क्योंकि आपने अब यहाँ पे चीज़ें फ्लोट में ली है, आप डेटा जो है फ्लोट में लिए है, तो आपका आंसर भी यहाँ फ्लोट में आएगा। यहाँ पे चूंकि मैंने इंट में लिया था, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। अब उसी तरह से इसमें देखो सेम यही आंसर होगा। अब 3.4 है, अच्छा ये मैंने क्या लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। 3.4 मैंने लिया था यहाँ पे 3.0, और फिर यहाँ पे 4.0, सही था क्या, वैसे सही था। अच्छा अब इसमें क्या करोगे, ठीक है, सेम यहाँ पे क्योंकि आपने फ्लोट ले लिया है, तो यहाँ भी आपका 0.75 ही आंसर आएगा, क्योंकि आपने फ्लोट ले लिया है। अब यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू जो मतलब फ्लोट है, तो यहाँ भी क्या होगा, सेम, है ना। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर आपका किसी भी एक आपका जो ऑपरेंड्स है, बेसिकली इसको क्या कहते हैं, 3 और 4 क्या है ना, ऑपरेंड्स कहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग, हियर 3 and 4 is operands and plus is operator, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बताते चल रहा हूँ। तो यहाँ पे अब चलो ये हो गया। अब ये देखो 35 है और यहाँ पर मॉडुलस 6 है, इसका आंसर क्या आएगा बताओ। ऑब्वियसली 5 आएगा, क्योंकि इस मॉडुलस मतलब क्या होता है, मॉडुलस जो है लिख देते हैं, मॉडुलस ऑलवेज गिव्स रिमाइंडर। आप लोगों में से बहुत लोगों को ये बात पता होगा, ठीक है। तो अब देखो 6 को डिवाइड करेंगे 535 से, तो 6 5 30 होता है, तो 5 बच गया, तो पाया होगा, आंसर हो गया, ठीक है। अब यहाँ 2.5 है, मॉडुलस 3 है। अब ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ये आपका क्या होगा, शो करेगा एरर। क्यों शो करेगा एरर, यहाँ पे सोचो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस कभी भी आप दो अलग अलग डेटा टाइप के आप नहीं निकाल सकते। यहाँ पे आप इंट जो है, यहाँ पे 3 जो आप इंट टाइप का लिए और 2.5 जो है वो आपका फ्लोट टाइप का है। तो मॉडुलस कभी भी आपका डिफरेंट डेटा टाइप का नहीं निकलता है। या फिर आप ये बोल सकते हो कि रियल कांस्टेंट इज नॉट used used in models, ठीक है। तो इस बात को बहुत ही ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो रियल कांस्टेंट कभी भी यूज नहीं होता मॉडल्स में, और इसलिए इसका यहाँ पे एरर शो करेगा, ठीक है। अब इसका बताइए आंसर क्या होगा। कुछ लोग समझदार होंगे तो बता देंगे, क्योंकि अगर 2 मॉडल्स 5 है, तो तुमको पता है कि 2 मॉडल्स 5 यहाँ पे कभी होगा ही नहीं, है ना। तो नहीं होगा, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या होगा कि देखो, जब तुम यहाँ पे क्या करोगे, जब 2 को तुम, जब यहाँ तुम 5 को डिवाइड करोगे, 5 को तुम डिवाइड करोगे 2 से, ठीक है, तो क्या आएगा, तुम जब 0 बार में करोगे तब यहाँ पे क्या लिखाएगा, यहाँ पे 5 0 0, ठीक है। और यहाँ पे
नीचे क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और इसलिए इसका आंसर क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो इसका मैथमेटिकल लॉजिक भी ये है, और चूंकि ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं है इसलिए तुम यहाँ देखना कि अगर मॉडुलस तुम्हारा अगर इधर वैल्यू जो है बड़ा इधर छोटा है तो सीधे आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है, सीधे। मान लो कि यहाँ पे तुम्हारे पास हुआ कि 56 मॉडुलस यहाँ पे हो गया तुम्हारा 86, ठीक है, तो तुमको सीधे आकर मूव करके यहाँ पे 56 लिख देना, ठीक है। तो ये लॉजिक भी हमेशा याद रखना। तो आज हमारा हम लोगों ने कवर किया यूनरी ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर, जहाँ पे हमने हर चीज़ समझ लिया है कि क्या होता है, क्या प्रायोरिटी होता है, क्या लो प्रायोरिटी होता है, क्या होता है इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया। अब अगले क्लास में दैट इज डे 6 में हम लोग आगे समझेंगे बिट वाइज ऑपरेटर क्या होता है, बिट वाइज समझेंगे, और समझेंगे रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो कल अगले क्लास का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये देखो ये इम्पॉर्टेंट है, बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन ये चीज़ क्या है कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि ये आपको दिमाग में जल्दी घुस भी जाएगा और आसान भी है। लेकिन कल जो है वो थोड़ा सा आपको हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, तो इसलिए मैं उसको अलग सेपरेट वीडियो में उसको मैं डिस्कस करूँगा, और साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, जिससे आपका ऐसा ना हो कि आप लगे कि यार क्या है बस थ्योरी थ्योरी बता दिए, क्वेश्चन नहीं करवाए। तो इसलिए मैं क्या करवाऊँगा, क्वेश्चन भी कल कराऊँगा। तो कल थोड़ा हो सकता है कि वीडियो लेंदी हो, लेकिन पूरी तरह से समझ में आ जाएगा ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। तो आज हमारा जो है जावा ऑपरेटर का डे 5 भी ख़त्म हो चुका है, ठीक है। कल डे 6 में हम लोग जावा ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे, हम लोग जितने भी तरह के जो चीज़ें हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो